हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सेमेरू वोल्केनो को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गालवान वैली को लेकर के, तो गालवान वैली को अगर हम मैप में व्यू करें, गालवान वैली लोकेटेड है अक्साई चीन जो चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, और जो लद्दाख वाला रीजन है उन दोनों के बीच में गालवान वैली लोकेटेड है। गालवान वैली से एक रिवर गालवान रिवर फ्लो होती है। गालवान रिवर का ओरिजिन होता है अक्साई चीन वाले एरिया से और फिर लद्दाख वाले रीजन में आकर के शोक रिवर में मर्ज हो जाती है गालवान रिवर। ये जो गालवान वैली है, यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में नो पेट्रोलिंग जोन को लेकर के कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से गालवान वैली वाला जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। द हिंदू के फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे यहाँ पर आप सभी को पता है, मार्च और अप्रैल में अगर हम कंपैरिजन करें तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई लेवल का देखने को मिला है। इसी को लेकर के इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मींस आईएमडी ने अपनी बात ये रखी है कि जिस तरीके से मार्च और अप्रैल में जो टेम्परेचर है उसने काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हमारे यहाँ पर देखने को मिला, उसी के अकॉर्डिंग जो मई है उसमें भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा। यहाँ पर ये कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरीके से मार्च और अप्रैल में अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें अगर हम कंपैरिजन करें 1900 से, तो 1900 से अब तक मतलब लास्ट जो 112 ईयर्स जो हैं उसमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला है मार्च और अप्रैल वाले टाइम में। और इसी के अकॉर्डिंग मई में भी ये जो टेम्परेचर है वो हमारा नॉर्थ इंडिया और जो वेस्ट इंडिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेदर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई गई है कि अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कुछ ऐसा रीजन होगा जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट के से कंपैरिजन करें तो कुछ मिनिमम वहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है और एक एजेंसी के रूप में काम करता है, जिसके मेन टारगेट मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्मोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग और मीटेरोलॉजिकल जो भी ऑब्जर्वेशन होती हैं उससे रिलेटेड जो भी डाटाज हैं उन सभी को रिलीज करना, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को इकट्ठा करना, उनको अक्यूमुलेट करके जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, जो भी इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है उन सभी को पास करने की जिम्मेदारी है, उसके रिस्पॉन्सिबल है आईएमडी। आईएमडी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और पूरे इंडिया में। इसके अलावा अंटार्कटिका जो है वहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन स्टेशन है उनको ऑपरेट करने का भी काम करता है आईएमडी। आईएमडी जो है उसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली में। हम पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है WMO, उसके कुछ पूरे वर्ल्ड में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर है, जिसमें से एक आईएमडी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन, जिसमें मलक्का स्ट्रेट तक का रीजन और बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ वाला रीजन, अगर यहाँ पर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो उनको लेकर के वार्निंग्स देना, उनके नेम डिसाइड करना, इसके अलावा उनसे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनका फोरकास्ट करना, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आईएमडी। देखो, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट आपको दे देंगे और फिर करेक्ट और नॉन करेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को आप स्टडी करो, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कहाँ का उसका हेडक्वार्टर है, कब उसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। 1875 में इसको फॉर्म किया गया था, मीन्स ब्रिटिश इंडिया जब टाइम था, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल था, उसी टाइम इसको फॉर्म कर दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आफ्टर 2 मंथ्स हमारे इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट होंगे।
अब हो सकता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो ही हमारे न्यू प्रेसिडेंट बने, या फिर जो नए किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाए, किसी नए पर्सन का जो नेम है वो डिक्लेयर किया जाए प्रेसिडेंटशिप के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो भी होंगे रामनाथ कोविंद, अगर नए दोबारा से री इलेक्ट नहीं होते हैं तो इनका जो एड्रेस है वो 12 जन पर डिक्लेयर किया जाएगा। इसके लिए जो भी बंगलो है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, अगर हम हमारे इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है, कोई भी पर्सन जो है वो कई बार अपने आप को एक तरीके से डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। मतलब एक पर्सन जो है वो कई बार इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, लेकिन अमेरिका में जो पर्सन है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स उसकी टर्म हो सकती है। अब ये कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन है। ओके, हमारे कुछ कंट्रीज़ के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्या कंपैरिजन है, हमारे इंडिया में वो पावर जो है वो स्टेटमेंट को लेकर, जैसे प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शन होता है, अदर कंट्रीज़ में कैसे होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस हमें होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आफ्टर 2 मंथ्स जो है हमारी कंट्री को नए जो प्रेसिडेंट है वो मिलेंगे। इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी गई है, और जो भी उनका जो रेजिडेंट होगा, जो भी उनका आवास होगा, जो भी उनका होम होगा, उसको लेकर के जो रिनोवेशन जो वर्क है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। पहले जो बंगलो था वो रामविलास पासवान की फैमिली के पास में था, उनकी डेथ के बाद में इस बंगलो को खाली करवाया गया है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे उनके लिए ये रेजिडेंस डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, अब प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, एक जनरल अवेयरनेस हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो 70th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे 2022 में हमारे इंडिया में। रामनाथ कोविंद को एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो दोबारा से अपने इलेक्शन के लिए, इनकम्बेंट का मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो पदस्थ हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन पर या किसी भी पोजीशन पर कोई पर्सन जो भी प्रेजेंट टाइम में है उसके लिए पदस्थ जो है। ओके, आर्टिकल 56 क्लोज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या टर्म रहेगी, क्या उनका टेन्योर रहेगा, तो इसमें बताया गया है कि 5 ईयर्स के लिए एक पीरियड होता है जिसमें वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, मतलब अपने पद पर, अपने पोजीशन पर बने रहते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 58 बताता है कि कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए अपने आप को एलिजिबल डिक्लेयर करता है उसमें ये सारी जो कंडीशन है उनको ये फुलफिल करनी होगी। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर चुका हो या फिर इससे ज़्यादा एज हो। इसके अलावा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो अपने आप को क्वालिफाइड करता हो। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब इलेक्टरल सिस्टम कैसे होता है कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, मींस जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इसमें इलेक्शन नहीं डालती है, लेकिन हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं एमपी और एमएलए, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिस्टम में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड प्रोसीजर में, इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ईडी ने जो शाओमी इंडिया जो कंपनी है उसके ऊपर 5,551 करोड़ की जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके जो भी अकाउंट्स हैं उसको सीज किया है। इसके अलावा उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो प्रोविजन हैं उनके अंडर आपके ऊपर ये जो प्रोसीजर है, ये जो भी कार्रवाई है वो कंप्लीट की जा रही है। ओके, तो ईडी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 1956 1 मई 1956 मतलब आज के दिन 1956 में इसको बनाया गया था, और स्टार्टिंग में इसका नेम रखा गया था इन्फोर्समेंट यूनिट। शुरुआत में ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती थी, लेकिन बाद में 1957 में इसका नेम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है उसके अंडर वर्क करती है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है।
हमारे इंडिया में इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं या फिर इकोनॉमिक क्राइम अगर हमारे इंडिया में होते हैं तो उन सभी से फाइट करने के लिए जो भी इकोनॉमिक लॉज हैं उनको एनफोर्स करने के लिए ये जो एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी मींस ईडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे इंडिया के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, इसके अलावा सीजीआई और जो भी जुडिशरी के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं उन सभी के बीच में एक डिस्कशन किया गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं। सीजीआई ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि देखो, जब भी हमारे यहाँ पर कोई डिस्कशन होता है, कोई पिटीशन लगाई जाती है, उसको लेकर के हम कुछ ऑर्डर पास करते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया, उस लॉ को लेकर के अगर आपने अच्छे से डिस्कशन नहीं किया तो उसको लेकर के पिटीशन फाइल की जाती है कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बेसिक प्रोविजन जो है उसके खिलाफ है। उसको लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, फिर हम हमारी तरफ से कुछ ऑर्डर पास करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन ऑर्डर को अच्छे से मतलब अप्लाई नहीं करती है, उनको एलिमिनेट करती है या उनको पास करती है। उनको एक तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन उनका होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उन ऑर्डर को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, फिर उनको लेकर के कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है। इसकी वजह से जुडिशरी पर जो बर्डन है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो जुडिशरी को जो पास करने की एक तरीके से आप बाईपास करने की जो कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी गलत है। दूसरा, जो हमारे ऑर्डर्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो वो भी गलत है। इससे जुडिशरी पर बर्डन इंक्रीज हो रहा है। जो एक कॉमन मैन जो है, कॉमन पीपल जो है, उनको जो जस्टिस दिया जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं। ये सीजीआई ने अपनी तरफ से बात रखी है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक डिस्कशन में ये बात बोली कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनमें सुनवाई जो है वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे कॉमन मैन जो है, कॉमन पॉपुलेशन जो है, जिनको लैंग्वेजेस के बारे में या जो स्पेसिफिक जो क्लिष्ट वर्ड होते हैं, टफ वर्ड जो होते हैं जुडिशरी के, उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो लोकल लैंग्वेज में अगर जो भी जुडिशरी का डिस्कशन होगा तो जो कॉमन पॉपुलेशन है वो भी समझ पाएगी कि जुडिशरी से क्या रिजल्ट निकल करके आया, क्या ऑर्डर निकल करके आया। अब इसको लेकर के जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने बात रखी है। नेक्स्ट पेजेस पे यहाँ पर ये जो भी डिस्कशन हुआ इसको लेकर के अलग अलग पेजेस पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम यहीं पर एक साथ इकट्ठे देख लेते हैं। सीजीआई ने ये बोला कि देखो, जो आप लोकल लैंग्वेज में डिस्कशन करोगे तो हमारे जो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट्स के, उसमें बहुत बार देखने को मिलता है कि उनको लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। दूसरी बात, जो भी चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो तो लगभग अदर स्टेट से होते हैं। तो हो सकता है कि साउथ से नॉर्थ में हो, नॉर्थ से साउथ में हो, तो उनको लोकल लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी। तो इसको आप किस तरीके से कंपनसेट करोगे, इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी इस डिस्कशन में कि हम अर्ज करते हैं कि हरियाणा और पंजाब के लिए डिफरेंट हाई कोर्ट हो। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसके लिए भी सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो एक बर्डन होता है थ्री प्लेसेस का, यूटी का वहाँ पर बर्डन है, दो स्टेट जो हैं उनका बर्डन है, उसको कंपनसेट करने के लिए या उसको हम डिवाइड करने के लिए जो एक्स्ट्रा जो जजेस की संख्या है, जो एक्स्ट्रा हाई कोर्ट है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ में डिस्कशन किया कि हम एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें हर स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो काफ़ी अच्छे से वेल तरीके से प्रॉपर तरीके से उसका फाउंडेशन रखा जाए और इसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो अच्छे से वेल प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इंश्योर किया है सीजीआई को कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वेल तरीके से फाउंडेट करने में हम हेल्प करेंगे। सेकंड, यहाँ पर जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने जो भी हाई कोर्ट में जो भी वैकेंसीज है उनकी बात यहाँ पर रखी कि जितनी भी वैकेंसीज है उस वैकेंसीज को लेकर के आपको अवेयर करवाया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट है उसको, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी वैकेंसीज हैं उनको हम फिल करें। सीजीआई ने एक बात रखी कि जो हमारी वैकेंसीज हैं
हाई कोर्ट्स में, उसी की वजह से जो बर्डन है एक जज के ऊपर, जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम वैकेंसीज़ को फिल करेंगे और जो एक्स्ट्रा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है वो करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो बर्डन है एक जज के ऊपर वो काफ़ी कम होगा, और इससे जो रिज़ल्ट है, जो किसी भी क्राइम का, किसी भी केस का जो रिजल्ट आना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी नेचर उसका हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें देख लेने चाहिए। 1922 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने तब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और स्टार्टिंग इसने की थी 2 फैकल्टीज़ के साथ में, आर्ट्स और साइंस। शुरुआत में 3 रेजिडेंशियल कॉलेजेस इसमें एस्टेब्लिश किए गए 750 स्टूडेंट्स के साथ में। फर्स्ट 3 कॉलेज कौन कौन से थे? सेंट स्टीफन कॉलेज जिसको 1881 में फाउंड किया गया था, हिंदू कॉलेज 1899 में इसको फाउंड किया गया था, और रामजस कॉलेज जिसको 1917 में फाउंड किया गया था। इनको DU के अंडर किया गया, और फिर 1922 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से वर्क कर रहा है। इस साल 100 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया कि हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर बताया गया है, ये जो डाटा है वो आप लिख सकते हो। स्पेसिफिक जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका आंसर आता है तो यहाँ पर इन डाटाज को यूज़ करके आप उनको अच्छे से मेंटेन करके उस आंसर्स को राइट डाउन कर सकते हो। 25 हाई कोर्ट्स में हमारी कंट्री में 5.8 मिलियन केसेज जो हैं वो क्लॉगिंग है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम जज और पॉपुलेशन रेशियो को अगर हम देखें तो पर जज के ऊपर जो केस का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें जजेस की जो संख्या है उसको इंक्रीज़ करना होगा। 25 हाई कोर्ट में 1104 जजेस की संख्या है, लेकिन 1 अप्रैल 2022 में अगर हम देखें तो जजेस की जो स्ट्रेंथ है अभी प्रेजेंट टाइम में 717 है, मतलब 387 जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं। ओके, तो जजेस पे जो केसेज जो हैं वो लगभग इतने हैं 58,92,399। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जजेस की संख्या को बढ़ाना होगा, जजेस की जो एडिशनल स्ट्रेंथ है उसको हमें टैकल करना होगा, और जब टैकल हम अच्छे से कर पाएंगे तभी इन बैकलॉग केसेस को हम अच्छे से निपट पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि तेलंगाना में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए 600 राइस मिल जो है उनको ब्लेंडिंग मशीन के साथ में इंस्टॉल किया गया है। अभी कुछ टाइम पहले एक इशू देखने को मिला कि रबी सीजन में तेलंगाना में जो भी यहाँ से राइस का प्रोडक्शन हुआ है उसको FSSAI ने खरीदने से मना कर दिया था। उन्होंने ये बोला कि पार बोल्ड राइस जो है ओके वो हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका स्टॉक है और हमें उसको नहीं खरीदना है। उसके बाद में प्रोटेस्ट किया जाता है तेलंगाना में कि जो पार बोल्ड राइस है उसको आप क्यों खरीद नहीं रहे हो। तो FSSAI ने फिर बाद में अपनी तरफ से ये बात रखी कि हम क्या करेंगे, फोर्टिफाइड पार बोल्ड जो राइस है उसको खरीदेंगे। मतलब जो पार बोल्ड राइस है उसके साथ में आपके राइस का फोर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, तब जा कर के हम इसको खरीदेंगे। तो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए तेलंगाना स्टेट में ये जो काम है वो किया गया है। नई जो मिल्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है क्योंकि अनफोर्टिफाइड वेराइटी को रिजेक्ट कर दिया था FSSAI ने। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज राइस फोर्टिफिकेशन, फिर पार बोल्ड जो टर्म है उसको हम डिस्कस करेंगे। राइस फोर्टिफिकेशन एक प्रोसीजर है जिसमें जो रेगुलर राइस होते हैं उसमें एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं। ओके, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है एक मिक्सर यूजिंग। मतलब क्या किया जाता है, जैसे चावल लिए उनका मिक्सर किया, उसके बाद में उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाहर से ऐड किए गए, फिर दोबारा से उनके राइस कर्नेल जो हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, इससे क्या होगा, इससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है उस राइस में इंक्रीज हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन D, B12 ये सभी ऐड किए जाते हैं।
इसके अलावा राइस का फोर्टिफिकेशन ही नहीं किया जाता है, इसके अलावा साल्ट, ऑयल, मिल्क एंड व्हीट, इन सभी का भी फोर्टिफिकेशन किया जाता है। मीन्स उनमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है। ओके, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2024 तक सेंट्रल बास्केट फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट एडिशन में ये सारी चीज़ें रखी हैं कि इन सभी का भी हम क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के बहुत सारी स्टडी सामने आई, जिसमें स्पेसिफिक ये देखने को मिला कि वीमेन और चिल्ड्रन में अगर हम देखें तो आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी, विटामिन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। तो बीडीएस सिस्टम के थ्रू ये जो फोर्टिफाइड राइट्स हैं उनको हम अवेलेबल करवाएंगे, जिससे लोकल लेवल पर, बेसिक लेवल पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो एक न्यूट्रिशन वाला जो इशू रहता है, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी जनरेशन है वो अच्छी स्ट्रेंथफुल जनरेशन आगे होगी और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो काफ़ी कम रह जाएगी। मतलब उस लेवल पर हम अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अब बात आती है पारबोइल्ड राइस की। व्हाट इज़ पारबोइल्ड राइस? ये जो पारबोइल्ड जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि मिलिंग से पहले, मिल में आप कुछ वर्क कर रहे हो चावल के ऊपर, उससे पहले उस चावल को एक तरीके से हस्क में ही जब उसको निकाला जाता है, उसी लेवल पर उसको कुछ टाइम के लिए उसको बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है। ओके, अब इसमें ये जो बॉइलिंग वाला जो इशू है वो कोई नई टर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि नई अभी इस प्रोसीजर को इंक्लूड किया है, हमारे एंशियंट टाइम से ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो किया जाता है। अगर हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर फूड मिनिस्ट्री की बात करें तो पैराबॉइल्ड जो पारबॉइल्ड राइस है उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पैडी है, जो चावल जो है, उसको अलग अलग लेवल पर, कहीं पर उसको स्टीम दी जाती है, कहीं पर उसको हॉट वाटर में सोक किया जाता है, कहीं पर कुछ अलग तरीके से, मतलब उसको कुछ टाइम के लिए बॉईल किया जाता है। सीधी सी लैंग्वेज में आप ये समझ लो। ओके, उसके बाद में इनको सन ड्राई किया जाता है, मतलब सूर्य की, सन की जो रेज हैं उसमें इसको ड्राई किया जाता है कुछ टाइम के स्टीम देने के बाद में, बॉईल करने के बाद में। इससे होता क्या है, इससे अगर हम देखें तो देखो कुछ ऐसा प्रोसीजर भी होता है कि जैसे कि अगर हम पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर थंजौर की बात को देखें तो उन्होंने ये बताया कि हम क्रोमेट का यूज़ करते हैं, जो साल्ट की एक फैमिली का पार्ट है। इसमें एनियन जो कंटेंट्स है, मतलब क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं, वेट राइस में इसको इंक्लूड किया जाता है क्रोमेट को। और क्रोमेट क्या करते हैं कि जो उसकी एक्स्ट्रा ओडर है, मतलब कुछ गंध होती है चावलों में, उसको रिमूव कर देता है और वो इसके लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स होने से क्या होता है कि जब पहले चावल को थोड़ा सा बॉईल कर लिया जाता है, तो जब मिलिंग की जाती है चावल की तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो जो चावल है वो परफॉर्म कर पाता है। दूसरी बात, ऐसा बोलते हैं कि पहले बॉईल करने से काफ़ी लंबे टाइम तक उन चावलों को आप स्टोर कर सकते हो, उनको सेव कर सकते हो। उनमें जो भी एक्स्ट्रा इशू जैसे कि फंगाई या इस तरीके के जो इशू देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ों को लेकर के जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करता है ये पारबॉइलिंग। इसमें क्या होता है, देखो जो अरोमा वाले जिसमें कुछ स्पेशल स्मेल आती है, कुछ स्पेशल गंध आती है, उन चावलों को नहीं पारबॉइल किया जाता है, क्योंकि इससे उसकी जो भी अरोमा है वो इससे निकल सकता है। तो उन राइस को इसमें पारबॉइल नहीं किया जाता, पहले उबाला नहीं जाता है, बॉईल नहीं किया जाता है। तो एक कुछ प्रोसीजर है जो तेलंगाना वाले एरिया में या फिर कुछ अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरीके का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। तो इसको लेकर के जो FSSAI ने ये बोला था कि जो भी पारबॉइल्ड राइस है उनको हम नहीं लेंगे, आप उनको पहले फोर्टिफाइड भी कीजिए पारबॉइल के साथ में, तब जाकर के हम उसको अक्यूमुलेट करेंगे। और ये प्रोसीजर किया जा रहा है तेलंगाना में। तो ये जो पारबॉइल जो टर्म है उसको आप समझ गए होंगे, और इसके रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स अगर इसको लेकर के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे नए आर्मी चीफ मनोज पांडे को अपॉइंट किया गया है। पहले ऐसे ऑफिसर होंगे जो कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से आएंगे। ओके, और 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी को वो हेड करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे आर्मी चीफ थे मनोज नरवणे, और अभी उनकी जो टर्म है वो कंप्लीट हो गई है। हालांकि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पोस्ट के लिए जो भी लास्ट ईयर 8 दिसंबर को जो हमारे फर्स्ट CDS
जनरल बिपिन रावत, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में ये जो पोस्ट है वो वैकेंट बनी हुई है, तो इस पोस्ट के लिए वो किसको अपॉइंट करते हैं। और अभी आर्मी चीफ को लेकर के बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पहली बार ऐसा होगा कि एनडीए के 61st कोर्स से जो हमारी 3 सर्विसेज हैं उनके तीनों के जो चीफ हैं वो 61st कोर्स, ओके, उससे तीनों के तीनों आर्मी जो चीफ हैं, नेवी चीफ, ये सभी जो हैं वो 61st कोर्स से हैं एनडीए की, ओके। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर अलग अलग बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है, हमने फ्रंट पेज पर ये डिस्कस किया कि टेम्परेचर में मार्च में और अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला। तो हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर फॉरेस्ट फायर की काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसका मेजर रीजन आप सभी को पता है, टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो भी लीफ फॉरेस्ट वाले रीजन में जो भी सूखे पॉइंट्स हैं, जैसे लीफ हो गया या फिर जो ड्राइड ट्रीज़ हैं, उनमें इस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बात बताई कि देखो हम जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं उनमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इशू इस तरीके से भी देखने को मिलते हैं कि जो लोगों के ह्यूमन मेड कन्फ्लिक्ट भी होते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि जो भी ड्राइड लीफ हैं उसको जला देते हैं, ताकि जो जैसे ही रेनी सीजन आए तो जो न्यू ग्रास जो है वो जनरेट हो सके, और जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनको ईजिली जो ग्रासलैंड है वो अवेलेबल हो सके, जिसकी वजह से इस तरीके की जो फॉरेस्ट फायर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राइड टेम्परेचर है इस टाइम, जिसकी वजह से ये इशू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो फॉरेस्ट फायर के जो इशू हैं वो ना सिर्फ इंडिया में, वो अदर कंट्रीज़ में भी इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला था, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई थी, ओके। वैसे अगर हम देखें तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर है, मीन जो समर टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का भी होता है। इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर वैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा पेरीहिलियन और एपीहिलियन जो इशू है, जिसमें पेरीहिलियन में क्या होता है कि जो सन जो है वो अर्थ के पास वाले टाइम पास होता है, ओके, और ये टाइम होता है 3 जनवरी का। यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, देखो क्या होता है कि जो हमारा सन है, हमारा ही जो अर्थ है, सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में अपने आप को क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पर ये पाथ जो है वो इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ मतलब सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, इस तरीके से जो एग शेप में है। तो इसमें क्या होता है, इलिप्टिकल जो सर्किल होता है उसमें जो सेंटर होते हैं वो 2 पॉइंट पे होते हैं। तो जो सन जो है हमारा जो है वो सेंटर में ना हो करके थोड़ा सा एक तरफ जो है वो झुका हुआ है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जो अर्थ है वो सन के पास रहती है और कभी कभी जो अर्थ जो है वो सन से काफ़ी ज़्यादा दूर होती है। तो जब जो अर्थ जो है सन के पास जब होती है उस सिचुएशन को बोलते हैं पेरीहिलियन, ओके, पेरीहिलियन। और ये होता है 3 जनवरी को। और जब अर्थ जो है वो सन से दूर होती है तो उसको बोलते हैं एपीहिलियन, और ये होता है 4 जुलाई को। अब इसमें क्या होता है, जब सन जो है अर्थ के पास होता है तो इसमें सन की रेज की जो इंटेंसिटी है वो 7% इंक्रीज हो जाती है, और जब दूर होता है तो 7% डिक्रीज हो जाती है। तो 3 जनवरी का टाइम आप सभी को पता है, अर्थ की जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है और इस तरीके से इक्वेटर पास हो रही है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से क्या है, दूर है। मतलब सन जो है वो अर्थ के पास है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो यहाँ से दूर है। मतलब यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सन की रेज जो है इंटेंसिटी 7% इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर है वो ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ती है। लेकिन सर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है वहाँ पर क्या होता है, सन की रेज ज़्यादा बढ़ गई। वैसे ही समर यहाँ पर चल रहा है और सन की रेज और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ड्राई सीजन होता है, समर सीजन जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर जैसे इशू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं
हो पाया है तो आप हमारे ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर हमने अपलोड कर रखा है इस वीडियो को, वहाँ जाकर के भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो इसको हमने इस तरीके से डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैग ने अपनी रिपोर्ट रखी है कि सुंदरबन वाला जो एरिया है वहाँ पर ग्रोस ग्रीन वायलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, और रामसर साइट वाला रीजन है ये, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होने की वजह से 2 वेटलैंड साइट, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स एंड सुंदरबन जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया इसकी वजह से एनवायरमेंटल वायलेंस यहाँ पर देखने को मिला है। कैग से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 158 जो है वो कैग के बारे में बताता है, 148 जो है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात रखी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाँ आपका क्वेश्चन ये है कि कैग की क्या टर्म होती है, कितने टाइम का उसका टेन्यूर होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बात रखी है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो हीट वेव्स जो लगभग मई में स्टार्ट होती थी वो इस बार जो है वो अर्लियर टाइम्स में ही स्टार्ट हो गई। इसको लेकर के उन्होंने क्लाइमेट चेंज को बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी बात ये भी रखी गई है कि जो प्री मानसून रेनफॉल होती है उसमें भी इस बार कमी देखने को मिली। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पर इस तरीके की मानसून या फिर प्री मानसून जो रेनफॉल है वो नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी वजह से जो इश्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इस आर्टिकल को हम फ्रंट पेज पर ही डिस्कस कर चुके हैं। CGI ने जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बोला है कि जो हमारी जुडिशरी है उसके लिए जो कोर्ट की सिक्योरिटी है उसके लिए स्टेट और जो जुडिशरी है दोनों मिलकर के अच्छे से वर्क करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर एक स्टडी हुई है कि बूस्टर डोज जो है, ये बात मानी जा रही थी कि दोनों वैक्सीन जिन्होंने कोविड की लगवा ली हैं उसके बाद में वो बूस्टर डोज लगवाएं ताकि उनकी जो इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो, लेकिन स्टडी हुई है कि जो सीवियरिटी ट्रेंड जो है इस डिजीज़ का वो बूस्टर डोज से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। बूस्टर डोज लगवाने के बाद में भी लोग जो हैं कोविड से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इस एक स्टडी हुई है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, टेम्परेचर जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इसी तरीके से टेम्परेचर रेगुलर इंक्रीज़ होता रहा तो अफ्रीका और जो एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर एनिमल्स से जो वायरसेस हैं वो ह्यूमन में जंप करेंगे, और जिस तरीके से कोविड, इस तरीके के वायरसेस, इस तरीके की डिजीज़ देखने को मिल रही हैं, ऐसे पेंडेमिक जो हैं वो 2070 तक 2070 तक आते आते बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और इस तरीके की बातें पहले भी बताई गई है कि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में आप कोविड का इशू देख रहे हो, इससे पहले भी अफ्रीका और एशिया में बहुत सारी इस तरीके की जो डिजीज़ हैं उनका ओरिजिन हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें तो इबोला है, फ्लू है, ओके, ये सारी इशू जो हैं वो इसमें इंक्लूड आप कर सकते हो। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से आपका ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज होगा, ना सिर्फ आपका सी लेवल इंक्रीज़ होगा, ना सिर्फ आपके जो अदर इश्यूज हैं वो इंक्रीज़ होंगे, डिजीज़ का जो इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं उनका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ये बताया गया है कि फ़ोन का यूजेज और ब्रेन ट्यूमर का जो कंपैरिजन किया गया, जो रिसर्च किया गया, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जो कैजुअल लिंक है अभी इसमें सामने नहीं आया है। इसको लेकर के स्टडी इसलिए भी की जा रही है कि 5G जो नेटवर्क है वो जल्दी ही हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, तो इसकी वजह से इशू जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे या कम होंगे, तो इसको लेकर के स्टडी की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल हैं वो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे पूरे वीक में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हीट वेव्स, जिनके बारे में हम रेगुलर 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने अप्रैल को लास्ट 122 साल में सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसके लिए सबसे हॉटेस्ट ईयर जो है, हॉटेस्ट टाइम जो है वो डिक्लेयर किया है। ओके, अब बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पर भी 40 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो टच हो गया है।
हीट वेव होता क्या है और किस तरीके से इंक्रीज़ होता है। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि देखो पहले जो जनरल बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से 1951 के बाद में अगर हम देखें तो अप्रैल 2022 जो है उसमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है उसमें लास्ट 5 ईयर्स में भी अगर हम कंपैरिजन करें और 1951 से भी अगर हम कंपैरिजन करें तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिला। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी सेकंड हाईएस्ट देखने को मिला। रेगुलर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बना हुआ है। ओके, अब आईएमडी ने जो हीट वेव्स जो हैं उनके लिए कुछ कंडीशन डिक्लेयर की हैं। ये तो टेम्परेचर बताया है कि किस एरिया में कितना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। यहाँ पर हीट वेव्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस पेपर 1 के लिए भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी हीट वेव्स टर्म्स को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। हीट वेव 40 डिग्री सेल्सियस जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है या फिर इससे भी ज़्यादा 4.5 डिग्री, मतलब नॉर्मल से 4.5 डिग्री टेम्परेचर अगर ज़्यादा रह रहा है तो उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। सीवियर हीट वेव क्या होता है कि जब जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री तक ज़्यादा है तो उसको सीवियर हीट वेव, ये आईएमडी ने अपनी ये बातें रखी हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो है इस बार देखने को मिला 45 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर। सीवियर हीट वेव में क्या होता है 47 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिले 47 डिग्री से तो उसको सीवियर हीट वेव बोल जाता है। अब इसके लिए बोला जा रहा है कि क्या क्लाइमेट चेंज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ये बात रखी है कि देखो क्या होने लग गया है कि ग्लोबल वार्मिंग हीट ट्रैपिंग कंसिक्वेंसेज, मतलब अर्बन एरिया ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है जिसकी वजह से हीट ट्रैपिंग जो प्रोसीजर है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम रेनफॉल का जो इंस्टेंसेज होते हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं जिसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। आईपीसीसी ने तो ये बात बोली है। मेन रीजन नर्दर्न पार्ट, कंट्री का जो नर्दर्न पार्ट है मतलब नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम देखने को मिली जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मार्च और अप्रैल में प्री मानसून रेनफॉल हो जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना हाई को नहीं होता है, लेकिन इस बार नहीं देखने को मिली जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो हीट वेव्स की वजह से लास्ट 50 ईयर्स में हमारे इंडिया में 17,000 लोगों की डेथ हो गई है। आईएमडी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। लेकिन हीट वेव्स की क्या इंटेंसिटी है, क्या लेंथ है, इससे हमारे इंडिया के मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि हाई टेम्परेचर जो है वो किस एरिया को इफेक्ट करेगा, इसको लेकर के हमारे इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स फ़ोन इंटेंसली वर्क कर रहे हैं जिससे जो भी हीट वेव को लेकर के जो वार्निंग है उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जो भी हमारे आउटडोर्स प्रेजेंट टाइम में वर्कर्स हैं उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इससे जो स्कूल्स हैं उनको हम हॉलीडेज़ डिक्लेयर कर देते हैं ताकि ये जो इश्यूज हैं वो क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, और यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जैसे ओकिनावा प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने लॉन्च किए थे, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वापस रिकॉल किया है क्योंकि अभी वेडनेसडे को 80 ईयर ओल्ड मैन जो है तेलंगाना में अपने घर में ही उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि जब वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को की बैटरी को चार्ज कर रहे थे तो चार्जिंग के टाइम में एक्सप्लोजन होता है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के कि जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। सबसे सिंपल बात आप समझिए कि लिथियम आयन बैटरी को बनाने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा होता है, इसमें काफ़ी रिसर्च किए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी है वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए इसमें जो रिसर्च में टाइम इन्वेस्ट किया जाना चाहिए था, जो मनी इन्वेस्ट किया जाना चाहिए था, वो इतना ज़्यादा नहीं किया गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्रोडक्ट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो मार्केट में जो बेस होता है, जो उसके खरीदार जो उसके होते हैं, बायर जो होते हैं, वो कम मिलेंगे आपको, और इससे आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट है वो इजीली क्या नहीं हो पाएगा, बिक नहीं पाएगा। तो इसको लेकर के इजी वे में काफ़ी कम
मनी के ऊपर प्रोवाइड करने की कोशिश करने के लिए ये जो प्रोसीजर है, जो रिसर्च का जो प्रोसीजर है, उसको एलिमिनेट किया गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। ओके, अब यहाँ पर कुछ अदर इश्यूज भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिथियम आयन बैटरी है उसके बारे में बताया गया है कि क्यों इसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से एमिशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को सेव करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए ये सारे जो प्रोसीजर हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है व्हीकल्स का, उसको ऊपर काम किया जा रहा है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें हम ड्रामेटिक ट्रांजिशन ला सकें। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिथियम आयन जो बैटरी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसमें कैथोड होता है, एनोड होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ओके, इसके अलावा यहाँ पर सेपरेटर की बात की गई है कि देखो क्या होता है कि बैटरी, लिथियम आयन जो बैटरी होती है, आपको अपने व्हीकल में उसको इंस्टॉल भी करना है। तो इसमें बताया गया है कि जो सेपरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होना चाहिए, उसकी जो थिकनेस है वो हाई लेवल की होनी चाहिए। लेकिन एक बैटरी को एक कम एरिया में, कम स्पेस में आपको पाइलअप की करना है, उसको कंप्लीट करके आपको व्हीकल में सेट भी करना है। तो इसको लेकर के जो सेपरेटर है उसकी, सेपरेटर की थिकनेस काफ़ी कम रखी जा रही है, जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग होने से या फिर ओवर हीटिंग होने की वजह से जो एनोड और कैथोड से जो भी आयंस पासेस होते हैं, जो भी उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी हाई लेवल पर होती है। सेपरेटर की जो थिकनेस है वो कम होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें इस तरीके का बस्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं कैथोड और एनोड में, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एनोड जो है वो ग्रेफाइट से बना होता है, कैथोड जो है निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज बेस्ड ऑक्साइड से बना होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इस तरीके से जो बैटरी है उसको प्रिपेयर की जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बैटरी फायर्स है उसके कारण बताए गए हैं कि हमें एक प्लेस पे मैनेजेबल तरीके से बैटरी को रखना होता है और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो अनकंट्रोल्ड फैशन में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इशू क्रिएट होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा कैथोड जो है और एनोड जो है उसमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जैसे हमने डिस्कस किया कि मैग्नीशियम और कोबाल्ट ये सब कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी बेसिस पर जो हमें एक्स्ट्रा, मतलब एक्सट्रीमली सेफ तरीके से या इंडस्ट्री इंक्रीजिंग जो भी सेफ्टी इंसिडेंट है उनको अगर हमें एक तरीके से एलिमिनेट करना है, तो जो भी हमारे इसमें इंक्लूज़न है उसके हमें चेंज करना होगा, उसको लेकर के रिसर्च करनी होगी, तब जाकर के जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। और देखो अल्टरनेट तो हमें ढूंढना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को अगर हमें क्या करना है, उसको मेंटेन करना है या उसके क्लाइमेट चेंज को हमें कम करना है, टेम्परेचर को हमें कम करना है, तो ये जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन उस इम्पोर्टेंट को अगर हम फास्टर तरीके से करेंगे और विदाउट रिसर्च करेंगे तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होंगी। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी राइवल्स गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर जो भी वैट है या फिर जो भी टैक्सेज हैं उनको कम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइजेस हैं, फ्यूल रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेज हैं उसमें। तो अक्टूबर 2018 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल के ऊपर 17.98 पर लीटर थी। फरवरी 2022 में 27.9 पर लीटर ऑफ पेट्रोल ये इंक्रीज़ हो गई है। तो इस साल सेंट्रल टैक्स कंपोनेंट एक्सपेंडेड, उन्होंने पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये जो है पर लीटर इंक्रीज़ किया है। अब स्टेट्स में कैसे राइजन हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेट्स में ज़्यादा राइजन हुआ ही नहीं है। अगर हम लास्ट 7-8 ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो स्टेट्स में तो या तो नील इंक्रीज़ हुआ है टैक्स रेट में, या फिर 3 रुपये पर लीटर कुछ स्टेट्स में इंक्रीज़ हुआ है। अब किस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 तरीके से आप सेंटर एक्साइज ड्यूटी को और जो स्टेट की जो ड्यूटी है, स्टेट का जो वैट है, उसको आप कंपैरिजन कर सकते हो। ओके,
दो तरीके से कैसे करोगे, एक तरीका ये है कि सेंटर की एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन क्रूड ऑयल के ऊपर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, और स्टेट का जो वैट कलेक्शन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन दोनों को कंपैरिजन कर लो। इससे आपको पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के ऊपर। तो फाइनेंशियल ईयर 15 और 21 के बीच में अगर हम सेंट्रल का टैक्स कलेक्शन देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो जीडीपी का पहले 0.79% था, अब 1.88% हो गया है। और इसी टाइम में स्टेट का अगर हम कलेक्शन देखें टैक्स कलेक्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो पहले जीडीपी का 1.1% था और अब हो गया है 1.02%। ओके, दूसरा कंपैरिजन क्या होता है कि पेट्रोल के जो रिटेल प्राइजेस हैं उसमें सेंटर का क्या टैक्स शेयर है और स्टेट का क्या टैक्स शेयर है, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दिल्ली में सेंटर का टैक्स शेयर प्रेजेंट टाइम में 26.4% है और मई 2014 में ये 14% था, और स्टेट का टैक्स शेयर है 16.25%, जो पहले 2014 के टाइम में 17% था। तो इससे हमें क्लियरली बात पता चल रही है कि जीडीपी के लेवल पर देख लो या रिटेल प्राइस के ऊपर देख लो, स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन जो है वो रिमेन सेम बना हुआ है, कहीं कहीं पर तो डिक्लाइन ही देखने को मिला है। तो इसके ऊपर सेंटर जो है ये बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकती, बिल्कुल इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकती कि स्टेट ने अपना टैक्स डिक्लाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से कुछ स्टेट में पेट्रोल के प्राइस हाइक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बोले तो सेंटर ने ही अपने जो टैक्सेज हैं उनको इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आज के हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, ताकि वो सारे स्टूडेंट जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए इम्पोर्टेंट है द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर वैसे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में आप देख लीजिए, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना सिर्फ इससे आप अपना जो करंट अफेयर्स हैं उसको बूस्टअप करते हैं, बल्कि आपकी जो इंग्लिश है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप अपने अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारा जो स्टैटिक पार्ट है उसको जाकर के भी व्यू कर सकते हो, जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।